चलो देखो, अभी टॉपिक अपना एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना। देखो अभी तक अपन लोग देख रहे थे कॉन्ट्रैक्ट का बनना। अब अपन ये देख रहे हैं कि बनने के लिए और क्या क्या चीजें जरूरी है। ठीक है, ये चार्ट देखो एक बार। क्या बोल रही है, जो अपन ने सबसे शुरू में पढ़ा था ना कि क्या क्या चीजें जरूरी है, उसी कड़ी में ये है। ठीक है ना। मतलब जैसे अपन लोग सबसे पहला स्टार्ट करें तो वो है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। इसका मीनिंग क्या है? जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसको पता ही ना चले कि वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जा रहे हैं। इसीलिए माइनर के साथ किया गया अग्रीमेंट वॉइड इश्यू है, माना ही नहीं जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, इनवैलिड एग्रीमेंट हो जाएगा। ऐसे ही इनसेन व्यक्ति है, पागल है, समझ में आ रहा है, उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट आप एंटर नहीं कर सकते। उसको कैसे बोला है कि भाई क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्चुअल एबिलिटी होनी चाहिए, साउंड माइंड का व्यक्ति होना जरूरी है। ठीक है ना। ओ माय गॉड, ठीक है, प्लीज डोंट हेल्प। ठीक है, ओके, ठीक है। ये बीच बीच में अपने पता है मैंने ऑफिशियली ऑफ कर रखा है ऐसे ही, फिर भी ये ऑन हो जाता है बीच बीच। चोर है एप्पल वाले। ठीक है, हाँ। तो कैपेसिटी का मतलब क्या है, कॉम्पिटेंस, लीगल एबिलिटी होनी चाहिए दो लोगों में कॉन्ट्रैक्ट करने की। लीगल एबिलिटी जो है वो कैसे डिफाइन होगी बेटा? सबसे पहली बात तो क्या है, क्या होना चाहिए? मेजर। मेजर मतलब 18+। ये एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो दो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, वो दो दो लोग लीगली क्या हो, एलिजिबल हो काहे के लिए, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। देखो क्या है, 18 एक पर्टिकुलर एज रखी गई है। बेसिक मकसद क्या है कि छोटे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट एंटर ना करें। छोटे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट एंटर क्यों ना करें? क्योंकि उनको पता नहीं चलेगा तो लोग धोखा दे सकते हैं उनको। इसलिए हमने कहा कि भैया छोटे बच्चे द्वारा किया गया अग्रीमेंट मान्य ही नहीं होगा, वैलिड ही नहीं होगा, क्योंकि भाई हम नहीं चाहते हैं कि लोग उनको धोखा दें। आ रहा है समझ में? तो दो जो नॉर्मल लोग हैं वो बंध जाएंगे आपस में, पर माइनर वगैरह जो है वो बिल्कुल भी नहीं बंधने वाला। क्लियर बेटा? कौन है कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? तो मेजर होना चाहिए। मेजर कैसे डिफाइन होगा? इंडियन मेजोरिटी एक्ट है एक उसमें। उसके अलावा ना क्या है कि देखो हमारे देश में अलग अलग एक्ट है, जैसे कि शादी करने के लिए मेन एज क्या होती है? 21। आ रहा है समझ में? नहीं, चेंज हो गई है अभी। हाँ, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो फैज? कॉम्पिटेंट मतलब एबल, कॉम्पिटेंसी यानी कि एबिलिटी। ठीक है। हम्म, सुनो मुद्दा, सुनो। मुद्दा ये है कि किसी किसी एक्ट में हो सकता है कि एज लिमिट 18 के ऊपर चली जाए। इस बात पे नहीं लड़ना। हाँ चलो, अगर लड़कियों के लिए 18, लड़कों के लिए 21 है, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा क्या है कि नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी कितनी एज में आती है? 18। किसी किसी एक्ट के हिसाब से वो ज़्यादा एज भी हो सकती है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तो इंडिया में 18 ईयर्स है, कोर्ट जब तक अपॉइंट न करे। स्पेशल केस में 21 ईयर्स। ठीक बात है। फिर साउंड माइंड का होना चाहिए, जो भी व्यक्ति ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ही उसके द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं मानेंगे। क्लियर है? क्लियर है। और ही और शी इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कि बोला हुआ है कि भाई आप लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे,
तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इंसॉल्वेंट है, एलियन एनिमी है, जो जेल में है। एलियन एनिमी मतलब कि जो दुश्मन देश का नागरिक है, समझ में रहे, ठीक है। जैसे मान लो कि पाकिस्तान से लड़ाई चल रही है, तो वहां का अगर कोई सिटीजन है तो उसके साथ भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है ये, ठीक है ना। फिर क्या है, कन्विक्ट, और जो स्पेशल कानून से मना है वो लोग। क्या है, क्लियर है ना। अब एज ऑफ मेजॉरिटी, जनरल रूल क्या है इंडिया में, जो भी 18 साल का है वही क्या कहलाता है बेटा, मेजर, ठीक बात है। एनीवन बिलो 18 इज माइनर फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल पर्पसेस, ठीक बात है, हाँ है ना। अब तो 18 साल से कम के लोग नहीं कर सकते, मतलब देखो 17 साल 364 दिन का है तो भी लीगल होने के कारण क्या होगा, माइनर है। आ रहा है ये समझ में, ठीक है ना। कानून को तो डिफाइन करना ही पड़ेगा ना, और एक्सेप्शन क्रिएट करेंगे तो फिर क्या 1 दिन, क्या 2 दिन, क्या 10 दिन। क्लियर है, ठीक है। चलो, लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स अग्रीमेंट। अ माइनर्स अग्रीमेंट हैज यूनिक रूल्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। माइनर के बहुत यूनिक रूल्स है, चलो देखते हैं एक के बाद। सबसे पहली बात तो कि माइनर के साथ किया गया अग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है, कोई लीगल वैलिडिटी ही नहीं मानेंगे अपन। पता है, इसमें भी अपन लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि भाई माइनर केस कर सकता है, अपन केस नहीं कर सकते माइनर के ऊपर। माइनर की कोई पर्सनल लायबिलिटी आने वाली है ही नहीं। आ रहा है ये समझ, क्योंकि अपन लोग ये मानते हैं कि भैया उसकी एबिलिटी नहीं है काहे की कॉन्ट्रैक्ट करने की, उसको समझ ही नहीं आता कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। बोलो, क्लियर है ये, ठीक है ना। अब जैसे मान लो अपन बोले कि अरे यार ये तो 17 साल का है लेकिन ये तो पूरा बिजनेस चलाता है, ये है वो, तो भाई वो अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसके खिलाफ केस नहीं हो पाए। बोलो, है ये क्लियर, ठीक है ना। फिर क्या है, ये पर्टिकुलर केस हुआ था एक जिसमें डी माइनर था, उसने अपना घर मॉर्गेज किया, कितने में, 20,000 रुपये में, पर उसको मिले कितने, 8। समझ में आ रहा है। अब मतलब पॉइंट ये है कि भाई उसने पैसे नहीं दिए, माइनर ने पैसे नहीं चुकाए पूरे, तो वो उसका घर बेचने जा रहा माइनर का, तो वो कह रहा है भैया वैलिड ही नहीं है क्योंकि मैंने जो अग्रीमेंट किया था वो क्या है, वॉइड। तो माइनर की लायबिलिटी आएगी नहीं पे करने की। बोल, जो लोन लिया था ना, अगर उसने खर्च कर दिया ना ऐसे ही कहीं कहीं, तो फिर वो पैसे भी वापस नहीं ले पाएगा, क्योंकि पर्सनल लायबिलिटी तो आती ही नहीं है माइनर पर। बोलो, है ये क्लियर बेटा। तो सिंस द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड नो ऑब्लिगेशन इज क्रिएटेड फॉर द माइनर। बोलो, क्लियर है। बोलो बेटा, ठीक। नो रैटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, मतलब मेजॉरिटी अटेन करने के बाद कोई अप्रूवल अगर आप देते हो पुराने कॉन्ट्रैक्ट को भी, तो भी उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। मतलब देखो इसका सिंपल सा एग्जांपल समझो, किसी बंदे ने माइनर था तब कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, वो तो वॉइड है। जैसे ही वो मेजर हुआ तो बोल रहा हाँ हाँ चलो वो वैलिड होगा क्या वैलिड, नहीं। आप फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट कर लो वो वैलिड, पर आप पुराने वाले को अप्रूव नहीं कर सकते। क्या ये क्लियर है, आ रहा है समझ में। If X issues promissory note to Y upon turning 18, X cannot validate it by a simple declaration. मतलब आप सिर्फ डिक्लेयर करके कि चलो अब मैं मेजर हो गया हूँ, उस वाले कॉन्ट्रैक्ट को वैलिडेट कर रहा हूँ, नहीं, नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर करो तो हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर है बेटा। न्यू promissory note would be void for the lack of consideration. एक्चुअली में क्या हुआ था, देखो एक बंदे ने, जब ये बी जो था वो माइनर था, इसको कुछ गिफ्ट्स बेचे और उसने प्रॉमिसरी नोट दिया, तो माइनर था
तो ये इनवैलिड था। अब जब ये माइनर क्या हुआ, मेजर हो गया, तो इसने पीएन को क्या कर दिया, चेंज। अब इसने पीएन बना करके दिया इसको, बताओ वैलिड है कि वॉइड है? वॉइड है। क्यों? क्योंकि इसने प्रॉमिसरी नोट तो दिया पर कॉन्ट्रैक्ट तो यही चला आ रहा था। इसको पूरा फुल कॉन्ट्रैक्ट ही क्या करना पड़ जाएगा बेटा, नया एंटर करना पड़ जाएगा। है क्लियर? रीड करो इसे। फिर क्या है, माइनर एज बेनिफिशियरी। तो माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर माइनर के बेनिफिट के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है ना बेटा, वो क्या हो जाएगा, वैलिड। अगर माइनर के बेनिफिट के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो हो जाएगा वैलिड। क्लियर है क्या? ठीक है, माइनर के बेनिफिट का अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो वैलिड हो जाएगा। माइनर कैन नॉट बी बाउंड, माइनर बाउंड हो नहीं सकता, लेकिन कर सकता है सामने वाले। ठीक है, फिर क्या है, अ प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ माइनर इज वैलिड फ्रॉम माइनर्स पर्सपेक्टिव। क्लियर है क्या? A minor cannot be a full partner but may be admitted to its benefits. If a mortgage is executed in favor of minor, the minor can enforce it in court. समझे? वो तो अलग है, वो तो पार्टनरशिप वाला प्रोविजन है कि बेनिफिट के लिए एडमिटर कर सकता है। हम तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। मान लो तुम माइनर हो, मैंने तुमको बोला कि मैं तुम्हें कैलकुलेटर दूंगा, तुम पैसे दे देना, तो मैं तुम पे फोर्स नहीं कर सकता, तुम मेरे पे फोर्स कर सकते हो कि नहीं कैलकुलेटर दो और ये लो पैसे। तुम चाहो तो उसको वैलिड बना सकते हो एक तरीके से, मैं उसको फोर्स नहीं कर सकता। क्लियर है? मतलब तुमने कैलकुलेटर ले लिया, पैसे नहीं दिए, तो मैं केस भी नहीं कर पाऊंगा। क्लियर है? मैं केस करके कैलकुलेटर अपना वापस ले सकता हूं। हाँ, मैं केस करके कैलकुलेटर तो वापस ले सकता हूं, पर मान लो सर्विस बेस्ड है। ठीक है, कि अगर मान लो कि भाई मेरे को तुम्हारी घड़ी रिपेयर करनी थी, तो मैंने घड़ी रिपेयर करी, तुमने नहीं दी पैसे, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्लियर है? ठीक है ना? तो इसलिए ये वाला प्रोविजन है कि माइनर कैन प्लीड माइनॉरिटी। देखो क्या होता है ना, आमतौर पर हर व्यक्ति पे एस्टॉपल लगता है। एस्टॉपल लगने का मतलब ये होता है कि भाई आपने एक बार जैसे बोल दिया ना कोई चीज, तो फिर वो लीगली वैलिड होती है आपके खिलाफ। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है, जैसे किसी ने बोल दिया कि मैं इस चीज का मालिक हूं, तो फिर अब आपको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे कि आप मालिक हो। पर ये जो है ना, मान लो कि माइनर ने बोल दिया कि मैं मेजर हूं, जबकि है नहीं, पर उसने बोल दिया कि वो क्या है, मेजर, तो क्या उसको मेजर की तरह ट्रीट करने लग जाएंगे? नहीं। माइनर ये झूठ बोलने के बाद भी वापस से दोबारा से रोल लेगा कि नहीं मैं तो माइनर। तो माइनर कैन प्लीड माइनॉरिटी। आ रहा है समझ में? प्लीड मतलब कि दलील दे सकता है, वो कोर्ट में इस बात की दलील दे सकता है कि मैं क्या हूं भाई, माइनर। क्लियर है? a minor obtains a loan of 20,000 from Mr. X pretending to be 18. When asked for repayment, he refuses, citing a बोलो। क्लियर है बेटा? If any unspent portion of the loan remains, the court may order the minor to return it, but the spent amount is typically not recoverable from the minor. मतलब किसी ने झूठ उठ बोल के लोन ले लिया, कोर्ट बोलेगा कि हाँ भाई इससे वापस ले लो पैसे, अगर बचे हैं तो, नहीं बचे तो उसके खिलाफ केस वेस कुछ नहीं हो सकता, जब तक खर्चा कर दिया कर दिया।
क्लियर है बेटा? रीड करो यहां तक का, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है बेटा? अब अगर आपने माइनर को कोई नेसेसरी प्रोवाइड करवाई, कोई ज़रूरी चीज़, फूड, शेल्टर, मेडिसिन, खाना, आ रहा है समझ में, ये सब जो है अगर एजुकेशन, तो क्या होगा? तो फिर आप रिकवर कर सकते हो, लेकिन याद रखना माइनर से पर्सनली रिकवर नहीं कर सकते, आप माइनर की प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? आप क्या कर सकते हैं? माइनर की प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं। देखो ध्यान से, नेसेसरीज, कोई भी आइटम जो जीवन के लिए ज़रूरी है, एजुकेशन, फूड, क्लोथिंग, मेडिकल, तो वो अगर आपने माइनर के बिहाफ में खर्चा किया, मतलब माइनर पे या माइनर को किसी पे खर्चा करना था तो आपने कर दिया है, तो आप माइनर पर्सनली तो लायबल नहीं होगा, लेकिन आप माइनर के पास अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसको बेच करके रिकवर कर सकते हैं। बोलो, है ये क्लियर? है ना? नहीं नहीं, अगर है तो, हम ये नहीं बोल रहे कि होनी चाहिए माइनर की प्रॉपर्टी, हम कह रहे हैं अगर है तो, नहीं है तो नहीं है, तो नहीं लायबल है, पर्सनली तो लायबल है ही नहीं ना वैसे भी। क्लियर है? फिर कंडीशंस फॉर माइनर्स एस्टेट टू बी लायबल, द गुड सर्विसेज मस्ट बी रीजनेबली नेसेसरी फॉर द माइनर। मतलब कब मानेंगे नेसेसरी? भूखा हो तो खाना जरूरी हो ना। अरे समझ में, तुमने 10 फैंसी कोट ला के दे दिया उसको, ये कोई एसेंशियल नहीं। तो आप एसेंशियल अगर नेसेसरी सप्लाई करिए आपने, तो आप माइनर की प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं, अन्यथा माइनर मस्ट नॉट ऑलरेडी हैव सफिशिएंट सप्लाई ऑफ दोज नेसेसरीज। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि माइनर के पास ऑलरेडी सप्लाई है उसकी, अगर माइनर के पास ऑलरेडी सप्लाई है तो फिर वो लायबल नहीं। आ रहा है समझ में? तो फिर तो वो नेसेसरीज ही नहीं। ठीक है ना? ये श्रुति, उसके पास उसने एक लैपटॉप खरीदा 70,000 रुपये उधार में, अब उसके पास बस 20,000 रुपये। ठीक है ना? तो क्या होगा? शॉपकीपर कितने रिकवर कर सकता है उससे? सिर्फ 20, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी कितने की है? मात्र 20,000। बोलो, है क्लियर? बोलो बेटा। हम्म, रीड करो उसको, कोई भी डाउट है तो बताते जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन, जितनी बार होगा उतना अच्छा रहेगा।
ठीक है। अब देखो, माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो क्या होगा बेटा, वॉइड। माइनर ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, वो क्या है, क्या माइनर के गार्जियन माइनर के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? मतलब ऐसा कि माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करे किसके साथ, थर्ड पार्टी के साथ, और लायबिलिटी माइनर किया जाए। बताओ यार, वो पानी भी दे देना है। नॉर्मल दे देना। बताओ कि कॉन्ट्रैक्ट कोई मेजर करे और माइनर लायबल हो जाए, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑन माइनर्स बिहाफ। तो ध्यान से समझो बेटा, आमतौर पर तो ऐसा नहीं हो पाता है कि माइनर लायबल हो जाए, माइनर तो वैसे ही लायबल नहीं होता, पर अगर बेनिफिट ऑफ माइनर के लिए है, तो जैसे मान लो कि घर वाले स्कूल में एडमिट करा रहे हैं, तो बच्चा मना कर रहा है, बोल रहा है अरे आपके द्वारा तो हम बाउंड हो ही नहीं सकते, तो हो सकते हैं क्योंकि एजुकेशन इज नेसेसरी। मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हो, कह रहा नहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना हमको इनके साथ, लेकिन इट इज नेसेसरी। तो प्रॉपर गार्जियन है, और या तो फिर क्या है, कोर्ट से अप्रूव्ड है। अगर ये बातें हैं तो गार्जियन माइनर के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट कर ले, और फिर माइनर को वो कॉन्ट्रैक्ट निभाना पड़ेगा। यहां कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, समझ में आ रही है बात? वैसे मतलब इसमें लिखा नहीं हुआ है, लेकिन आमतौर पर ये वाला प्रोविजन इसलिए है, बिजनेस के लिए नहीं है, ये जेनरिक है, एजुकेशन है, मेडिकल है, या कुछ भी इस तरीके का। ठीक है। तो गार्जियंस रोल, a minor's agreement itself is void. However, in certain circumstances, a guardian can make valid contract on minor's behalf if the guardian is competent to do so, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेनिफिट के लिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट माइनर के बेनिफिट के लिए है और है ना, गार्जियन कॉम्पिटेंट है, तो फिर क्या होगा, गार्जियन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि उसके कॉन्ट्रैक्ट करने पर कौन बंध जाए, माइनर। ठीक है बेटा। बोलो, है क्लियर? अब गार्जियन की पावर जो है ना, वो थोड़ी सी लिमिटेड होती है। गार्जियन माइनर के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकता है, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी ना खरीद ले, जमीन अमीन नहीं खरीद सकता। वो माइनर खुद ही खरीदेगा तो बेचेगा तो करेगा, आ रहा है समझ में? ठीक है ना। गार्जियन जो है वो माइनर के बिहाफ में इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, मूवेबल ले लो, लैपटॉप ले लिया, कुछ भी, कंप्यूटर कंप्यूटर ये सब कर लो, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी उसके बिहाफ में नहीं लेनी। क्लियर है क्या? ठीक है। बस एक सर्टिफाइड गार्जियन है, कोर्ट अपॉइंटेड है, और वो अगर सेल कर रहा है माइनर की प्रॉपर्टी, सिर्फ एक स्पेशल केस में क्या हो सकता है, with the court sanction such a contract may be enforced by either party. ठीक है बेटा।
अब फॉर एग्जाम्पल, if a legally appointed guardian sells a minor's property with the court's approval, the sale is enforceable, unlike a minor's direct agreement, which is, बताओ, कोर्ट की अप्रूवल से अगर मान लो वो माइनर की प्रॉपर्टी सेल ऑफ कर रहा है तो इट्स ओके, आ रहा है समझ में। लेकिन माइनर खुद ही करेगा तो फिर तो वैसे भी वॉइड है। पर सर्टिफाइड गार्जियन, हम लोग यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं क्या क्या ऐसा हो सकता है कि माइनर के बिहाफ में उसके पेरेंट्स या गार्जियन वगैरह जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लें? आमतौर पर नहीं, पर अगर उसके बेनिफिट के लिए है माइनर के तो फिर क्या होगा, हो सकता है। क्लियर है? ठीक है ना? ठीक, रीड कर लो पूरा शुरू से, एक बार रीड करो फटाफट से। बार बार रिवाइज करते रहना बेटा बहुत जरूरी है, ठीक है? ठीक है, क्या होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? देखो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पता क्या होता है, जिसमें हम नॉर्मली लोगों से बोलते हैं अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा ना तो हम उसको बोलते हैं कि वही करो परफॉर्म जो तुमसे बात हुई थी। ठीक है ना? जैसे किसी ने मुझे घर भेजा, अब वो मना करने लगा कि नहीं नहीं दे रहे, नुकसान क्या कितना हुआ वो ले लो, तो मैं कोर्ट में जाकर के बोल सकता हूँ कि नहीं जज साहब, मुझे आप इससे वही प्रॉपर्टी ही दिलवाइए, मेरे पास कोई और जगह ही नहीं है ये वो। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं लोगों से, मैं कोर्ट से क्या दरख्वास्त कर रहा हूँ कि भाई मुझे डैमेजेस मत दिलवाओ, मुझे नुकसान की भरपाई मत दिलवाओ, मुझे आप वो कॉन्ट्रैक्ट जो उसने बोला था वही उसको बोलो कि वो परफॉर्म करे। इसे कहते हैं क्या, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये आपको हर केस में नहीं मिल पाता, पर कभी कभी मिल जाता है, पर माइनर के खिलाफ कभी नहीं मिलता। माइनर ने आपके साथ कोई एग्रीमेंट किया है तो एक तो वो वॉइड एब इनिशियो है, कभी एसेंशियल वैसेंशियल भी रहा तो आप कभी भी माइनर को नहीं बोल सकते कि नहीं तूने जो बोला था वही कर। माइनर का अग्रीमेंट वॉइड है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सवाल ही नहीं। बोलो, है क्लियर? ठीक है, फिर इंसॉल्वेंसी क्या होती है? कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी लायबिलिटी इतनी ज्यादा है जितने उसके पास प्रॉपर्टी ही नहीं बची, उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट। माइनर लोन ही नहीं ले सकता तो इंसॉल्वेंट कैसे हो, समझे? तो माइनर के ऊपर लायबिलिटी आ ही नहीं सकती, तो अगर लायबिलिटी नहीं आ सकती तो इंसॉल्वेंट भी वो नहीं हो सकता। क्लियर है? माइनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, ही और शी इज केपेबल ऑफ, इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग इन अ लीगली बाइंडिंग इफेक्ट। कोई भी डेट्स वगैरह हैं आर पेबल ओनली फ्रॉम द माइनर्स पर्सनल प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? द माइनर हैज नो पर्सनल लायबिलिटी, मतलब उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर करके फिर भी आप दे लो, पर पर्सनल लायबिलिटी उसकी वैसे भी कभी नहीं आती, तो जितनी प्रॉपर्टी है उससे ज्यादा कभी लायबिलिटी हो ही नहीं पाएगी। और इंस्टॉलमेंट तो बेसिक फंड ही है कि आपकी लायबिलिटी आपके एसेट से ज्यादा।
तो वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। तुम लोग ने कौन से प्रोविजन से अटेंड किया था? ठीक है, ये आया समझ में? अब पार्टनरशिप, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? नहीं, पर स्पेशल केस में बन सकता है। अगर मान लो ओनली फॉर बेनिफिट्स, सारे पार्टनर्स की मर्जी से वो एंटर कर रहा है, हाँ, सिर्फ प्रॉफिट के लिए वो क्या कर सकता है? पार्टनर बन सकता है। A minor can be admitted to the benefits of partnership. Under Section 30, a minor may be admitted to the benefits of partnership, but not as a full partner. फुल पार्टनर वो नहीं बन सकता। ठीक है बेटा? ठीक है, फिर क्या है? माइनर एज इन एजेंट। तो सबसे पहले पॉसिबल फॉर अ माइनर टू एक्ट एज एन एजेंट, मतलब क्या माइनर एजेंट की तरह वर्क कर सकता है? हाँ। पर्सनल लाइबिलिटी उसकी नहीं है। इफ ही ब्रीचेस हिज एजेंसी ड्यूटीज, ही कैन नॉट बी हेल्ड पर्सनली। मतलब अगर मान लो कि माइनर में माइनर एजेंट बन सकता है क्या? हाँ। माइनर प्रिंसिपल बन सकता है क्या? नहीं। माइनर प्रिंसिपल बन सकता है क्या? नहीं। माइनर एजेंट बन सकता है क्या? हाँ। मतलब अगर मान लो कि दो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ए ने माइनर को बोला सी को कि छोटू जाओ बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कराओ, तो ए बी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सी, अब सी से कोई गलती हो जाती है तो क्या सी के ऊपर लाइबिलिटी आएगी? नहीं। कॉन्ट्रैक्ट में कौन फंसेंगे? ए और बी। क्लियर बेटा? चेक वेक प्रोमिसरी नोट साइन करने का काम कर सकता है कि माइनर? नहीं। अगर मान लो वो कर देगा तो वो लायबल नहीं रहेगा। मतलब अगर चेक, जैसे कोई चेक बाउंस हो जाता है तो पता है उसके ऊपर लायबिलिटी आती है, पढ़ेंगे अपन लोग को, है वो वाला। माइनर के ऊपर नहीं आती। इसीलिए बैंक्स में वगैरह जब माइनर के अकाउंट खोलते हैं ना तो चेकबुक ही नहीं देते, पता है ये बात? वो माइनर को चेकबुक देते ही नहीं। ठीक है, क्लियर है? माइनर कैन होल्ड अ बैंक अकाउंट, माइनर का बैंक अकाउंट हो सकता है, ऐसा नहीं है, और वो चेक वगैरह भी दे सकता है, पर अगर चेक बाउंस हो गया तो फिर वो लायबल नहीं होगा, इसलिए बैंक वाले नॉर्मली चेकबुक देते ही नहीं है। बोलो क्लियर है? क्योंकि उसका चेक बाउंस हुआ तो कोई लायबिलिटी नहीं आना। ठीक है, क्या माइनर कहीं पर जाकर के अपने पेरेंट्स के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि पापा ने ऐसा बोला है या वैसा मम्मी ने ऐसा बोला है? तो माइनर जो है बस झूठ उठ बोल दे तो क्या पेरेंट्स लायबल होंगे? नहीं, पेरेंट्स लायबल नहीं हो। तो माइनर कैन नॉट बाइंड एज पेरेंट और गार्जियन। मान लो कि पेरेंट ने उसको बना करके भेजा एजेंट, तो फिर वो लायबल होंगे, अदरवाइज पेरेंट लायबल नहीं होंगे। मान लो माइनर झूठ बोला है तो क्या लायबल होंगे पेरेंट्स? Richa, a minor, buys a scooty and claims her parents will pay. The dealer cannot force her parents to pay unless they had authorized Richa to contract on their behalf. लग गया बहुत ज्यादा।
माइनर और मेजर अगर साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लायबल कौन होगा? सिर्फ मेजर लायबल होगा, माइनर लायबल। मेजर और माइनर ने थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ किस पर आने वाली है? A contract is made jointly by an adult and a minor. Legal effect: the adult alone is bound. The minor share of liability does not exist as the minor cannot be held. सेम ना, दो परचेजर थे, माइनर था एक मेजर था। सेलर जो है वो माइनर पे एनफोर्स नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ किस पे एनफोर्स कर सकता है? ठीक है, चलो बाकी कल करते हैं। ठीक है, अभी कहाँ खत्म हो रहा है बिजनेस? ये तो अभी एक है, शाम को बोल रही हो, ये वाले टाइम में बोल रही हो, तो ये टाइम में तुम्हारा क्या बचा है वो सब रिकवर करा देंगे, नहीं तो छुट्टी। ठीक है, क्योंकि ये टाइम मेरा एक्चुअली में 12th के बैच का है, वो खाली है अभी, तो फिर मैंने लगा लिया बैच। तेरा सितंबर अटेम्प्ट है तो उसकी रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना। एलआर तो इजी है, टाइम वैल्यू पर नहीं तो मैं कराऊंगा, पर एलआर देख लो, एलआर इजी। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं।